Hello everyone. So new book, new chapter we are starting Understanding Society India and Beyond. क्लास 9th एसएसटी का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का. टोटल चैप्टर्स जो हैं अभी पार्ट 1 के 9 दिए हुए हैं. तो 9 वीडियोस में आई विल ट्राई टू कवर कि कितना भी लेंथी वीडियो हो, एक वीडियो में हम एक चैप्टर को ट्राई करेंगे कवर करने का. अगर बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो होती है तो फिर 2 या 3 पार्ट्स में कर लेंगे. ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द कंटेंट शीट फर्स्ट चैप्टर के साथ डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, बट इफ यू वांट नोट्स ऑफ दीज चैप्टर्स जो सोशल स्टडीज क्लास 9th की है या 9th की किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए जिसमें डिटेल नोट्स होंगे जो भी आप ले रहे हैं, साथ ही साथ उसमें जो बुक की एक्सरसाइज है वो कवर होगी, चाहे वो इन टेक्स्ट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, और लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई होती है सभी इसमें कवर होंगे, क्वेश्चन और आंसर. लास्ट में फिर इसके अतिरिक्त जो भी एग्जाम में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिस भी टाइप के आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड स्टडीज हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, या किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड वगैरह जो है आपका न्यू जो पैटर्न है एग्जाम का वो इसमें कवर किया रहेगा. पर चैप्टर नोट जो है 130 रुपीज का है. ये मैं यहीं पर प्राइस बता देती हूँ, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये आप हर सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं. ठीक है, 130 रुपीज पर चैप्टर का है, लेकिन अगर आप 9 चैप्टर्स और सारे साथ में लेते हैं तो फिर आपको 100 रुपीज पर चैप्टर पड़ता है, तो 900 का सारा चैप्टर्स आपको मिलता है. देखिए आपको ये कॉस्टली लग सकता है, लेकिन अगर सिर्फ चैप्टर के नोट्स होते ना तो मैं भी 30, 40, 50 रुपीज में दे देती, बट इसमें मैंने सारी चीजें कवर की हैं. इसके बाद आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं यहाँ पर एक चैप्टर का आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ, चैप्टर 1 का. जैसे ये इस तरीके से टॉपिक्स जो है डिटेल में कवर होंगे, जो भी चीजें आपको कराई गई हैं. मैं थोड़ा इसको शिफ्ट करती हूँ. यस, ये आप देख सकते हैं. थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं साइज में ताकि आपको क्लियर ये दिखे. देन जैसे कहीं पर इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह अगर बुक में पूछा है तो उसके आंसर्स मैंने वहीं के वहीं दिए हैं. जैसे व्हाट इज ज्योग्राफी, आपके पहले चैप्टर में बुक में कोई लास्ट की एक्सरसाइज नहीं दी है, अलग से क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो चैप्टर बेसिस पे बन सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने कवर करके दी हुई हैं. देन एट लास्ट व्हाट यू विल हैव, एज यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, राइट. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 15, फिर असर्शन रीजन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे. देन असर्शन रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि ये रहेंगे, आंसर और एक्सप्लेनेशन रहेगा. फिर 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे. फिर 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिख सकते हो. एंड एट द एंड यू विल हैव केस स्टडीज. ठीक है, केस स्टडीज इसमें दी गई रहेंगी जिसमें 4 केस के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे. तो इस तरीके के नोट्स आपको अगर चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. सो नोट्स के चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. अगर आप सारे चैप्टर्स एक साथ लेते हैं तो भी, और एक पर चैप्टर लेते हैं तो भी. ओके, 130 रुपीज आपका पर चैप्टर का रहेगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को. इतनी डिटेलिंग मैंने सिर्फ इसलिए दी क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है. इफ यू वांट यू कैन स्किप. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. सो इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो इन ग्रेड 6 to 8 we have explored social science through stories of people, places and event. 6 से 8 तक जो हमने सोशल स्टडीज पढ़ी उसमें हमने लोगों के बारे में जानकर, किसी जगह के बारे में जानकर, और कोई घटना हुई, कोई इवेंट हुआ उसके बारे में जानकर हमने सोशल स्टडीज की स्टडी को समझा. मतलब जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको हमने समझा. नाउ as you enter grade 8, it is time to pause and understand what social science truly means and why it matters. लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक कर ये समझने की जरूरत है कि आखिर सोशल साइंस की स्टडी की क्यों जाती है, क्यों इतना जरूरी है सोशल साइंस को पढ़ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है. सो ह्यूमन beings live in societies and depend on each other in many ways. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो मनुष्य हैं, ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक दूसरे से जुड़े
होते हैं सोसाइटी में, राइट? और इसीलिए आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट, द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न अस, the economic activities that meets our needs and the traditions and ideas passed down through generations. अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोसाइटी में, इसीलिए हम अकेले कोई चीज नहीं कर सकते। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइव्स हैं, जिंदगियां हैं, ये जुड़ी होती हैं किससे? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, ऐसे इंस्टीट्यूशंस से जो हमें गवर्न करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं उनसे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कंट्री में हो रही है उनसे, जिनसे हमारी जरूरतों को पूरा किया जाता है, राइट? और साथ ही साथ ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कोई ट्रेडिशन, कोई आइडिया जो जनरेशन से, जो पीढ़ियों से परंपरा और विचार चलते चले आ रहे हैं, तो ये सभी चीजें इंपैक्ट करती हैं हमारी लाइफ्स को, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इकोनॉमिक का, पॉलिटिक्स का, ये जो ट्रेडिशंस है, ये सारे कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका कनेक्शन क्या है, ये बेसिस है सोशल साइंस का, ये फाउंडेशन है सोशल साइंस का, which seeks to understand their intricate patterns and influences. इसीलिए हमें इसको समझना, intricate मतलब क्या होता है? जटिल। intricate मतलब थोड़ा complicated, जटिल लिख सकते हो आप, ठीक है? इंट्रिकेट पैटर्न को समझने के लिए सोशल साइंस हमें ये समझाती है कि समाज की अलग अलग चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और इस पैटर्न को समझने में हमारी मदद करती हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि साइंस है तो साइंस हमेशा क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी को कहा जाता है। तो सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, किसके बारे में? ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। इट नॉट ओनली टेल्स us what happened or where things are located, but also explains why events occur, how people live together, how environments influence life, how governments functions, how economies operate, and how the past and present together shape the world. So ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फैक्ट बताती है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, उसकी जगह कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, बल्कि इसके साथ साथ हमें इससे पता चलता है कि कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब कौन से इवेंट्स कैसे होते हैं, लोग कैसे साथ में मिलकर रहते हैं, एनवायरनमेंट जो है उस वो जीवन को कैसे प्रभावित करती है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, सरकार कैसे काम करती है, इकोनॉमिक जो है हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी बूम पे है या अभी डाउन चल रही है, तो ये इकोनॉमीज कैसे ऑपरेट होती हैं, और पास्ट और प्रेजेंट मिलकर ये दोनों साथ में कैसे हमारे पूरी दुनिया जो है उसको शेप देते हैं, उसको आकार देते हैं। ये सारी चीजें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, इसीलिए इसे साइंस कहा जाता है। While subjects like physics, chemistry and biology study the natural world, social science focus on society, institutions, cultures and human interactions. So जैसे बाकी की जो फील्ड है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, प्राकृतिक वर्ल्ड को समझते हैं, लेकिन सोशल साइंस सोसाइटी को समझता है, इंस्टीट्यूशंस को समझता है, कोई रीति रिवाज है, ह्यूमन इंटरैक्शन है, इन सभी चीजों के साथ मानव कैसे इंटरैक्ट करता है, इन चीजों को समझने के लिए सोशल साइंस काम करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि साइंस प्रकृति को समझती है जबकि सोशल साइंस इंसानों और समाज को समझती है। Now it helps us understand not only what happens in our social world, ये सिर्फ जो हमारे समाज में हो रहा है, जो चीजें घट रही हैं, उसी को समझने में गहराई से हमारी मदद नहीं करता, बट ऑल्सो why it happens, कि ये हो रहा है यही नहीं कि सिर्फ नॉलेज दे दिया ये हो गया, ये क्यों हो रहा है, और हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, और जो भी चीजें हो रही हैं उसके कारण जो हमारे आसपास की लाइफ है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये सभी चीजें समझने में सोशल साइंस हमारी हेल्प करता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन था। देखिए मेरा एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से रहेगा, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, डिटेल रहेगा। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इस पूरी बुक को। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे आप में से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे आगे, इन्हीं एनसीईआरटीज को आप बाद में घोट घोट के पढ़ोगे, पियोगे, इतने अच्छे से पढ़ना होगा। जो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो कहेंगे कि आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए। तो अगर अभी से आप अच्छे से समझते हैं तो बाद में आपकी बहुत हेल्प होगी। और वैसे भी सोशल स्टडीज हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। नाउ अब हम देखेंगे सोशल स्टडीज इन एवरीडे लाइफ। अभी हमने देखा कि मानव का जो जीवन है वो जुड़ा होता है इससे, है ना। नाउ
कैसे जुड़ा होता है, क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं ना। तो देखते हैं, थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, आपके जीवन के एक दिन के बारे में आप समझिए। यू वेक अप इन हाउस बिल्ट विद मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आप ऐसे घर में सुबह से उठते हैं जो घर आप देखते हैं कि बना हुआ है जो अलग अलग स्थानों से लाई हुई चीजें हैं। सोर्स मटेरियल मतलब अलग अलग जगह से सोर्स इकट्ठे किए गए, कहीं से ईंट लाई गई, कहीं से सीमेंट, कहीं से बालू, और ये सबको मिलाकर चीजें बनी है ना, घर बना, उसमें आप उठते हैं। द फूड यू ईट में कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, जरूरी नहीं है आपने रोटी खाई तो उसका गेहूं जहां पर आप रहते हैं वहीं से आटा मिल गया। वो गेहूं हो सकता है कहीं और का हो, वहां से आया हो, आटा कहीं और बना हो, और आपकी दुकान में, आपके घर के आसपास जो दुकान है वहां बिक रहा हो। सो बिफोर इट रीचेस योर प्लेट, आपकी प्लेट में आने से पहले इट हैज बीन हार्वेस्टेड, उसकी कटाई हुई होगी गेहूं की, उसको प्रोसेस किया गया होगा, ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, फिर खरीदा गया होगा किसी होलसेलर के द्वारा, और फिर बेचा गया होगा एफर्ट्स ऑफ मैनी पीपल। सो इतने लोग मिले हैं, एक रोटी आपकी प्लेट तक आती है उसको पहुंचाने में। अगर आप ट्रैवल करते हैं रोड्स पे, है ना, यू ट्रैवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ये जो रोड्स होते हैं ये प्लानिंग करके बनाए गए होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सो यू स्टडी इन स्कूल शेप बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं तो जो भी पॉलिसीज के हिसाब से पढ़ते हैं, अभी बुक्स चेंज हो गई तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेट से आई बुक सबके पास, है ना। सो आप जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो शिक्षा से संबंधित सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, उसी के अनुसार से शिक्षा चलती है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज इज जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशन, जो आप बिजली यूज कर रहे हैं आप, वो आपके घर के पड़ोस में नहीं बन रही हो, कहीं दूर बनती है, आप तक पहुंचाई जाती है, डिलीवर्ड थ्रू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, बहुत ज्यादा एक जटिल एक पैटर्न होता है, एक हम कह सकते हैं नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो बिजली आपके घर तक आती है ना, तारों के माध्यम से। सो इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज रिलाई ऑन सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एक छोटी सी चीज की आप सो के उठे और आपने नाश्ता किया, इतनी सिर्फ दो चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बीच में बिजली आ गई, पानी आ गई, सारी चीजें आप समझ सकते हो कैसे गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक से कैसे जुड़ा है। आप रोटी खा रहे हो तो रोटी, गेहूं सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो ये सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सोशल कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, कैसे सोसाइटी में लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। सो ये सारी चीजें, इतनी सी चीज को हमने पढ़ा तो जुड़ा हुआ है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग, अब अपना तो देखा आपने, अपने आसपास की चीजें देखिए, कितने क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस, कुछ लोग इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, और कुछ लोग क्यों इतनी गांव में दूर दराज रहते हैं, स्कैटर्ड यानी कि जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो सिटी इतनी क्राउडेड है और गांव में बहुत कम लोग हैं, फिर ऐसा क्यों है, सभी लोग एक जगह क्यों नहीं रहते। बहुत सारे रीजन है, यही सोशल स्टडीज में हम पढ़ेंगे। कुछ नौकरी के कारण जाते हैं, कुछ पढ़ाई के कारण जाते हैं, राइट। सो ये सारे रीजन है। देन कुछ क्वेश्चन होंगे, व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग भाषा क्यों बोलते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन क्यों फॉलो करते हैं। देन व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री और ट्रेड, कहीं कहीं के रीजन्स या जगह जो है वहां के लोग खेती करते हैं, लेकिन कहीं कहीं के लोग इंडस्ट्री या व्यापारी होते हैं, ट्रेड करते हैं। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल, कैसे ये जो हमारी सरकार है, मतलब सरकार बहुत कम लोगों से मिलकर बनी है, वो कैसे ऐसे डिसीजंस लेती है जो इतने मिलियंस लोग हैं हमारे देश में, सबके लिए वो पॉलिसीज बना रही है। व्हाई आर सर्टेन रीजन्स मोर प्रोन टू फ्लड्स, कुछ जगह जो है हमारे देश में वहां ज्यादा फ्लड्स यानी बाढ़ क्यों आते हैं। देन व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लरिश इन सम रीजन्स बट नॉट इन अदर्स, खेती जो है कुछ रीजन्स में क्यों अच्छी होती है, बाकी जगह पर क्यों नहीं होती है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स, ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम बदल रहा है, ये हमारी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे नोट्स वगैरह में मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझाए हैं, है ना, वहीं पर दे दिए हैं आपको, ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे व्हाई डू सम पीपल लिव्स इन क्राउडेड एरिया सिटीज व्हाइल अदर्स इन स्कैटर्ड विलेजेस, सो बेटर जॉब फैसिलिटीज व्हाइल विलेजेस डिपेंड मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड लोकल रिसोर्सेज। तो ये नोट्स में है आपको, वैसे में ये सारी चीजें ही जानना क्या है, हमारे सोशल स्टडीज है। सो क्वेश्चंस लाइक दीज शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, ये हमें दिखाता है कि सारी चीजें लिंक्ड हैं, सोसाइटी चांस से वर्क नहीं कर रहा है, ये सोसाइटी कहाँ की कैसी होगी, इसको शेप मिला है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से,
इंस्टीट्यूशन से, रिसोर्सेज से एंड ह्यूमन चॉइसेस से, कि उस जगह के लोगों ने क्या चुना, उस जगह का इतिहास कैसा रहा है, उस जगह की हिस्ट्री कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है। तो ये सारी चीजें मिलकर वहां पे रिसोर्सेज कौन से पाए जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि वहां का किस तरीके का सराउंडिंग होगा, किस तरीके के वहां के लोगों का बिहेवियर होगा, ट्रेडिशन होगा, राइट। सो सोशल स्टडीज, सोशल साइंस हेल्प्स अस एक्सप्लोर सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने में सोशल साइंस हमारी मदद करता है एंड सीक आंसर्स थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। और इन्हीं के आंसर्स फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एविडेंस इकट्ठा करके और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज। यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आपको एक सिचुएशन दी है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड आइडेंटिफाई अ चेंज दैट हैज बीन प्लेस इन योर लोकेलिटी ओवर द पास्ट 5 years। आप अपने सराउंडिंग में आसपास देखिए और चेंज को नोटिस करिए कि किस तरीके के चेंजेस आपको दिख रहे हैं। अपने आसपास के आप जो एनवायरनमेंट है उसको ध्यान से देखिए, और आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें पिछले 5 सालों में, पिछले 5 years में कौन कौन से आपने चेंजेस देखे हैं उसको आपको पहचानना है, ठीक है। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और द एनवायरनमेंट। आपके आसपास जो ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, वो आपको पता करना है एंड डिस्कस इन ग्रुप्स, और आपको ग्रुप्स में डिस्कस भी करना है। जैसे पहला है व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर। पहली क्या सिचुएशन थी, वो आपके किसी भी चीज पे, जैसे टेक्नोलॉजिकल पहले उतना डेवलपमेंट नहीं था। आजकल हम जैसे पेमेंट वगैरह होता है शॉप पे, यूपीआई वगैरह यूज करके कर लेते हैं, पहले हम कैश पे ज्यादा निर्भर थे। व्हाट हैज चेंज, क्या चेंज हुआ है ना। तो जैसे पहले कैश था, कैश यूज होता था, एक सिचुएशन में आपको बता रही हूँ। अब यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा यूज होने लगे हैं। व्हाट माइट हैव कॉज दिस चेंजेस, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेट एक्सेस है वो इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है वो इंक्रीज हुआ है, या कह सकते हैं अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, राइट। हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, अब लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया है। तो नाउ इट्स इजी, है ना, इजी हो गया है कि आप कैश नहीं भी कैरी कर रहे हो तो सामान आप आसानी से बाहर जा रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो तो आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इस पे आपको शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है और प्रेजेंट करना है क्लास में। ओके, नाउ योर डेली एक्सपीरियंसेस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड यू reveal how social science builds connection among people, places and system. Simple observation like these help you see society as connected story rather than a collection of separate pieces. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके रोजमर्रा के अनुभव होते हैं और आपके आसपास दिखाई देने वाले चेंजेस हैं, वो आपको ये बताते हैं कि सोशल साइंस जो है लोगों या किसी जगह को या जो अलग अलग सिस्टम है उसके बीच में कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे कनेक्शन बनाते हैं लोगों के बीच में, जगह के बीच में और सिस्टम के बीच में। ओके, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ऐसे अगर जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो आपको समाज, जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसको अलग अलग हिस्सों में आपको नहीं देखना पड़ेगा, सेपरेट पीसेस में आपको नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि आपको दिखेगा कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है पूरी कहानी। ठीक है, तो जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि समाज की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए समाज को अलग अलग भागों में नहीं, सेपरेट पीसेस में नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह हमें समझना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है। ओके, सो विद दिस यहाँ तक हमारा हो गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। मतलब समय के हिसाब से, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से अब हम सोसाइटी को समझेंगे। ओके, सो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको जो ये वर्ड्स वगैरह साथ में दिए रहते हैं, जो टफ वर्ड्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ समय और परंपरा, टाइम और ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा, इसके माध्यम से समाज को समझना। सो सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे एंड ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स इट हैज चेंज ग्रेटली। सोसाइटी हमेशा से ऐसी नहीं रही जैसी आज आप देख रहे हो, पिछले हजारों वर्षों में इसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल एंड विद टाइम पीपल लर्न्ड टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, बिल्ड सेटलमेंट्स, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि किस तरीके से पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे वे अपने जीवित रहने के लिए पूरी तरीके से नेचर पे, सर्वाइवल के लिए नेचर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन समय के साथ साथ विद टाइम लोगों ने सीखा कि
अनाज कैसे उगाएं, जानवरों को कैसे पालें, घर कैसे बनाए, टूल्स कैसे बनाए, सामान को कैसे एक्सचेंज किया जाए एक दूसरे के साथ, देन गवर्नेंस का सिस्टम कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जाए। तो इसको इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सीखा, लर्न किया और डेवलप किया। विलेजेस बने, विलेजेस से बड़े विलेजेस बनने लगे तो टाउन में बदले, टाउन से सिटीज बनने लगे, नए आइडियाज, इन्वेंशंस, कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगे न्यू लाइफ में, है ना, नई लाइफ की तरफ चेंजेस बनने लग गए। ओके, नए विचारों, आविष्कारों, या फिर हम कह सकते हैं जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो सांस्कृतिक एक्सचेंजेस हुए, एक दूसरे के साथ कल्चर एक्सचेंज हुए, उसने धीरे धीरे लोगों के जीवन जीने के तरीकों को बदल दिया। ओके, नाउ दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन। मतलब ये जो ज्ञान प्राप्त करने की इंक्वायरी, इंक्वायरी करना मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, जानकारी प्राप्त करना। सो ज्ञान प्राप्त करने और जो क्वेश्चनिंग का ये जो पुराना प्रचलन चला आ रहा है इंडिया में, प्रश्न पूछने की ये भावना भारत की ज्ञान परंपरा में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इंडिया की जो नॉलेज ट्रेडिशन है उसमें बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अर्ली थिंकर्स वैल्यू डिस्कशन, जो पहले के थिंकर्स हुआ करते थे, विचारक हुआ करते थे, वे दुनिया को समझने के लिए डिस्कशन पे फोकस करते थे। पहले चर्चाएं हुआ करती थी, प्रश्न पूछे जाते थे, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू समझा जाता था दुनिया को। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कहा और उसको दूसरे ने मान लिया, उस पर बहुत ज्यादा विचार किया जाता था। सॉरी, नॉलेज वॉज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। ज्ञान जो होता था उसको एक्सप्लोर किया जाता था। एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है कि उसको एक तरीके से निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि क्या करके, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्शन मतलब होता है चिंतन करना, चिंता करना, उस पर डिस्कशन करना। चिंता अलग है, चिंतन अलग है। ठीक है, फिर डायलॉग्स के थ्रू, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत। पंच महाभूत डिस्क्राइब करता है कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम है, जिसमें ह्यूमन की जो लाइफ है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, शामिल होना, सम्मिलित होना। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ा होना। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पंच महाभूत, तो इसके अनुसार, इस फिलॉसफी के अनुसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो भी नेचुरल फिनोमिना है ना, नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल में क्या आ गया, अर्थ, वाटर, ठीक है, फायर, एयर, ये और आकाश, जो आसमान है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मनुष्य भी इसी सिस्टम का पार्ट है, इसी पूरे जो ये हमने प्रकृति जो चीजें समझी, पंच महाभूत, पंच मतलब 5। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, ये देखो यहाँ दिया है, पृथ्वी, वाटर, अग्नि, एयर और स्पेस यानी आकाश। तो ये पांचों चीजें जो है इसी का पार्ट है, क्या, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर पंच महाभूत क्या होता है। पंच महाभूत एक आइडिया है, एक महाभूत, दैट इज 5 ग्रेट एलिमेंट्स, 5 इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं उसके बारे में बात है। ये आइडिया कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। भारत की जो दार्शनिक परंपरा रही है, दर्शन शास्त्र रहा है, वहां से निकला है। एंड एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड एज अ कंपोज्ड ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। और ये बताता है कि पूरी प्रकृति जो है, नेचर जो है, पूरी दुनिया जो है, वो 5 मूलभूत तत्वों से बनी है। एक है अर्थ, पृथ्वी, वाटर, अपह, फायर, अग्नि, एयर, वायु एंड स्पेस यानी आकाश। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है। स्कॉलर्स यूज दिस आइडिया, स्कॉलर्स यानी जो विद्वान है, उन्होंने इस आइडिया को यूज किया टू एक्सप्लेन नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको समझाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को समझाने के लिए, और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग एंड एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट और लिविंग बीइंग के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझाने के लिए स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने ये सारे एलिमेंट्स को यूज किया। व्हाइल एक्सप्रेस्ड इन फिलोसॉफिकल टर्म, इट रिप्रेजेंट एन अर्ली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। मतलब ये एक तरीके का पहला, हम बोल सकते हैं, स्टेप है कि हालांकि ये क्या है, इसे दार्शनिक भाषा में व्यक्त किया गया है, इसे फिलॉसफी में समझाया गया है, फिर भी ये प्रकृति को एक दूसरे से जुड़े हुए तंत्र के रूप में समझना। तंत्र यानी क्या होता है,
एक मेथड की तरह समझना जिसमें इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, नेचर और ह्यूमन लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको समझाता है। ओके, नाउ नाउ इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सेटलमेंट पैटर्न। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एनवायरमेंट कहीं का कैसे है, वो निर्भर मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है, वो प्रभाव डालता है किस चीज पे, किसी जगह का सेटलमेंट कैसा होगा, मतलब वहां पे घर कैसे बने होंगे, वहां के लोग ऑक्यूपेशन काम कैसा करते होंगे, वहां का आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा होगा, फूड हैबिट्स वहां के लोगों की कैसी होगी, हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी होंगी। एन आइडिया दैट रिमेन्स रेलिवेंट एज सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब कि ये जो आइडिया है, ये विचार आज भी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है उसको फेस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। सिमिलरली द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये भी एक आइडिया है भारत का, वसुधैव कुटुंबकम। सो मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली, कि पूरी दुनिया क्या है, एक फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही होता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। इट एक्सप्रेसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन्स एंड कल्चर्स। ऐसा नहीं है यहाँ इंडिया है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, तो ये लोग आपस में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं पर अगर कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट्स हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह को इम्पैक्ट करेंगे, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को पूरे वर्ल्ड में मिलता है, राइट। सो इसी प्रकार जो ये विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, यह विचार हमें ये बताता है कि अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी, अलग अलग संस्कृति होने के बाद भी ह्यूमन सोसाइटीज जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज इन द कोर ऑफ व्हाट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडीज ग्लोबल इंटरकनेक्शन एंड रिलेशनशिप। मतलब कि जब आप सोशल स्टडीज को पढ़ते हो, है ना, तो सोशल साइंस हमें ये बताती है कि दुनिया के सभी लोग और देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है, ग्लोबल इंटरैक्शन में हम यही पढ़ते हैं। सो आगे देख लेते हैं। इंटरैक्शन मतलब होता है एक दूसरे से संपर्क करना। अर्ली रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नेंस इन इंडिया। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, मैं कोई भी लाइन ऐसे ही बोल के स्किप नहीं करूंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं पर कोई चीज होती है तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है। अभी का हम लाइव एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लाइव यानी कि जो अभी रिसेंट में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो अभी क्राइसिस हो रहे हैं ना, वॉर वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑयल प्राइस हमारे यहाँ पर कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। कुछ एक जो जहां से हमारे कंट्री में ऑयल आता था वो एरिया ब्लॉक होने के कारण आपने देखा था कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना। तो हो तो वहां पर रहा है, हमारी कंट्री में क्यों इम्पैक्ट हो रहा है। समझ रहे हो किस तरीके से इंटरकनेक्ट है चीजें वर्ल्ड में। मैं अभी ज्यादा डीप में उसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सिर्फ वही एग्जाम्पल दिया जो न्यूज में बहुत ज्यादा है और आप उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये भी होता है कि पूरी पूरी जो दुनिया है वो आपस में एक फैमिली है, कनेक्टेड है। नाउ आगे देखते हैं। अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस इन इंडिया आल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटीज विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में शासन व्यवस्था पर प्रारंभिक विचारों जो भी शासन व्यवस्था रही है, गवर्नेंस रहा है, तो भारत में प्राचीन समय से माना जाता है कि जो अथॉरिटी होगी ना, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी यानी जो शासक होगा, वो उसका कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करना, ये उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है उसको, नैतिक रूप से उसे कार्य करना होगा। एथिकल मतलब क्या होता है, नैतिक, मतलब उसके वैल्यूज जो है वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करने में उसे लगाने होंगे। द अर्थशास्त्र जो हमने कौटिल्य की किताब पढ़ी थी के बारे में पढ़ा था, अर्थशास्त्र attributed to Kautilya composed about 2300 years ago। जो अर्थशास्त्र किताब है वो लगभग 2300 साल पहले लिखी गई है, राइट, कौटिल्य जी के द्वारा। इट्स एग्जामिन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स देयर पीपल। हमने कई बार पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 सब में पढ़ा है कि ये जो किताब है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को कैसे वर्क करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसीज जो कर व्यवस्था है, टैक्स सरकार लेती है वो कैसी होनी चाहिए, और राजा की क्या ड्यूटीज है अपने प्रजा के प्रति, वो सब इसमें विस्तृत डिटेल रूप में मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है। ओके, सच वर्क्स shows that systematic thinking about governance and the economy existed long before modern academic discipline developed। इसका मतलब क्या है
आज का जो एक हम कह सकते हैं इकोनॉमी का जो डिसिप्लिन है कि भारत में बहुत पहले से ही चल रहा आ रहा है। ये तो बहुत पहले भारत में आ गया कि शासन कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को जो आज हम पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स इकोनॉमिक अब एक सब्जेक्ट बन गया है। जब ये सब्जेक्ट नहीं था तब से हमारे यहाँ पर इस बारे में सोच चली आ रही है और तब से प्रचलित है हमारे यहाँ पे। दीज ट्रेडिशंस डेमोन्स्ट्रेट, ये जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो परंपरा चली आ रही है, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है, मतलब कि बताती है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है क्या, दिखाना, ठीक है। ये दिखाती है दैट एफर्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। कि अगर आप निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, रीजनिंग करते हैं यानी तर्क वितर्क करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, चिंतन अगर करते हैं, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन सब के माध्यम से समाज को समझने का ये जो प्रयास है, ये बहुत, इसकी एक पुराना इतिहास रहा है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है समाज को इन सब बेसिस पे समझ के। क्या, ORR, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, इन तीनों के थ्रू समाज को समझने की। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी यूजिंग न्यू टूल्स। अब इसमें जो मॉडर्न सोशल साइंस है ना, उसको, उसमें भी ये चीजें समझी जा रही है, लेकिन इसमें कुछ नए टूल्स भी आ गए हैं और मेथड्स आ गए हैं। किस लिए, टू स्टडी हाउ सोसाइटीज फंक्शन एंड चेंज ओवर टाइम, कि समय के साथ साथ सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई है और उसमें समय के साथ क्या क्या बदलाव आया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। To understand the present, we must trace this long journey of continuity and change and explore how societies evolved and how institutions developed। मतलब आज के समय को समझने के लिए, प्रेजेंट को समझने के लिए हमें ये बिल्कुल जरूरी है कि क्या चेंजेस हुए हैं। वर्तमान को समझने के लिए हमें कंटिन्यूटी, मतलब जो निरंतरता है, लगातार जो चीजें हो रही हैं, जो चेंज हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, आज के समाज को सही ढंग से समझने के लिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है कि सोसाइटी आखिर इवॉल्व कैसे हुई है, कैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, मतलब राजा कैसे बना होगा पहली बार, राजा ये काम करेगा, इसकी एक प्रजा होगी या इसके अंडर मिनिस्टर्स होंगे, ये सब कैसे डेवलप हुआ, इंस्टीट्यूशन डेवलप कैसे हुआ। एंड हाउ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म, लोगों के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इस सबको समझने में हमारी मदद, मतलब आज के जो टूल्स हैं, आज की जो चीजें हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, सो अगर मैं इसको समरी में बोलूं तो आज के समाज को सही ढंग से समझने के लिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि समाज, सरकार, जो इंस्टीट्यूशंस है यानी संस्थाएं हैं, और जो प्रकृति है, नेचर है, एनवायरमेंट है, उसका रिश्ता हमारे साथ कैसे डेवलप हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। हेंस सोशल साइंटिस्ट ऑब्जर्व पीपल्स लाइफ, इसीलिए जो सोशल साइंटिस्ट है ना, जो स्टडी करते हैं ह्यूमन लाइफ को, सोशल सोसाइटी को, वो ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों की लाइफ को, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की लाइफ को। देन कंडक्ट इंटरव्यूज एंड सर्वेज, लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, सर्वे करते हैं, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड कंपेयर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, अलग अलग जगह पर उस पहले समय में क्या था, अब के समय में क्या है, उससे वो कंपेयर करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन डेवलप करते हैं जो उनके एविडेंस के बेसिस पे वो बनाते हैं। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन्स बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस। इसी तरीके से सोशल साइंस, आप देख रहे हो, एक स्टडी की तरह ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर इंटरव्यूज हुए, सर्वे हुए, एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर कंपैरिजन हुआ। इतनी चीजें करने के बाद तब हमें ये जो सोर्सेस हैं, इसके थ्रू हम कोई चीज जान पाते हैं सोसाइटी के बारे में। सो इस प्रकार अगर हम कहें तो जो सोशल साइंस है, ये हमें समझाता है कि व्हाट चेंजेस, कि क्या चीजें समय के साथ चेंज होती रही हैं, शोइंग हाउ द पास्ट शेप्स द प्रेजेंट एंड हाउ टुडेज एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से पास्ट की वजह से आज हम जैसे हैं वैसे हैं, मतलब पास्ट ने कैसे प्रेजेंट को इम्पैक्ट किया, और आज जो प्रेजेंट है वो कैसे कल फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं पेट्रोल को सही से यूज करो, पानी को वेस्ट मत करो, आगे आने वाली जनरेशन को दिक्कत होगी। तो यही सब क्या है, एक हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बीच में ही तो एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। सो ये हमें सोशल साइंस बताता है। सो विद दिस वी आर डन विद द प्रीवियस टॉपिक। हम टॉपिक वाइज ही देख रहे हैं बेटा। नाउ अब आगे देखते हैं
कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए क्लास 9th को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू नो कि अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर्स बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सो प्लीज बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। आई एम चेंजिंग कलर इन बिटवीन ताकि मोनोटोनस ना लगे आपको। सो लेट अस जस्ट सी। सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। आपको पता है सोशल स्टडीज जो होती है ना, अभी तो आप एक ही बुक आई है सोशल साइंस की, पहले जो अभी चेंज हुआ है ना पैटर्न, उससे पहले हिस्ट्री अलग थी, ज्योग्राफी अलग थी, 9th में आने पे इकोनॉमिक्स भी आ जाती थी, सिविक्स की बुक अलग थी, है ना। तो ऐसे डिसिप्लिन होते हैं, पार्ट्स होते हैं सोशल साइंस के। सोशल साइंस एक चीज नहीं है। सो ह्यूमन सोसाइटी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट। सिर्फ एक फील्ड की स्टडी करके हम इसको सही से नहीं समझा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूखा पड़ा है, ड्रॉट आ गए हैं, अफेक्ट्स क्रॉप, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना। सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई, तो ये एनवायरमेंट में आएगा। फार्मर की इनकम में अभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई तो उसकी इनकम डाउन जाएगी, अप जाएगी अगर अच्छी हुई है तो इकोनॉमी का पार्ट है। फिर अगर नुकसान हो गई है फसल, तो गवर्नमेंट उनको रिलीफ मेजर्स देंगी, तो ये पॉलिटिक्स का बात हो गया क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। माइग्रेशन टू सिटीज, क्योंकि नुकसान हुआ है किसानों को, तो गांव में नहीं रहेंगे, वो लोग सिटीज में जाएंगे दूसरा काम ढूंढने के लिए, तो माइग्रेशन सोसाइटी का पार्ट हो गया, है ना। सो ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद स्कैरसिटी, अगर कम है कुछ, तो जैसे अनाज कम हुआ, तो उस सिचुएशन में कैसे वहां के लोग जो है, सारे तो सिटी में नहीं चलेंगे ना, जो लोग वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो किस तरीके से चला आ रहा है वो ट्रेडिशनल तरीके से, किस तरीके से लोग वहां सर्वाइव करते हैं, तो कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ रहे हो कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है एक सिंपल से इंसिडेंट्स को समझाने के लिए। सो टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसीलिए सिचुएशंस को समझने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट एक नजरिया है, वो हमें जानना जरूरी है। सोशल साइंस देयरफॉर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स मतलब होता है सेक्टर्स, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि 12th के बाद आप कौन सा डिसिप्लिन ले रहे हो, साइंस, हम बोलते हैं ना कि साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, तो सेक्टर्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना, समूह। सो ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है सोशल साइंस, बल्कि ग्रुप है रिलेटेड डिसिप्लिन्स का, जिसमें हर ग्रुप फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। टुगेदर दे हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टिव वे। तो इस तरीके से ये साथ में सारे ग्रुप्स मिलकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब साथ में मिलकर हमें हेल्प करते हैं सोसाइटी को कॉम्प्रिहेंसिव वे और कनेक्टिव वे में समझने की। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या हो गया कि बहुत डिटेल में समझने की, और कनेक्टेड वे मतलब कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं डिसिप्लिन, इनमें समझने में हमारी मदद होती है। ठीक है। नाउ इन ग्रेड 9th एंड 10th सोशल साइंस प्राइमरीली ड्रॉज फ्रॉम 4 कोर डिसिप्लिन। 9th और 10th में 4 कोर इसके आप डिसिप्लिन देखोगे सोशल साइंस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, है ना। ये 4 चीजें आएंगी दैट टुगेदर प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। चारों मिलकर हमें सोसाइटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एक ज्ञान हमें देंगे। Our disciplines such as sociology, philosophy, anthropology, and psychology are form part of broader social science family. Social science के ये भी part है, sociology, then philosophy, anthropology या psychology, but अभी आप ये नहीं पढ़ोगे। These fields explore social relationship, इसमें समाज के relations को समझने में, ethical reasoning को समझने में, human behavior को depth में, greater depth में समझने में ये help करते हैं। But these you will learn in further developed in higher grades। ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको हायर ग्रेड्स में पढ़ने को मिलते हैं। ओके, अभी आपको सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, तो ज्योग्राफी में क्या देखते हैं हम, ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ। अर्थ को इसमें हम पढ़ते हैं, इस पे जो एनवायरमेंट है, अर्थ पे वातावरण है, उसको पढ़ते हैं, और इसी एनवायरमेंट का रिलेशन क्या है लोगों के साथ, लोगों का और सराउंडिंग का क्या रिलेशन है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे पहाड़ी जगह है, यहाँ पे ठंड है, तो यहाँ पे कैसे घर होंगे, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, है ना। तो लोगों का क्या रिलेशन है अपने सराउंडिंग के साथ, वो होता है ज्योग्राफी का पार्ट। हिस्ट्री में क्या होता है, ये जो दूसरा डिसिप्लिन है, हिस्ट्री एग्जामिन करता है ह्यूमन के पास्ट को और हेल्प करता है समझने में हाउ सोसाइटी
सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम, कि कैसे सोसाइटी जो है समय के साथ चेंज हुई है। देन पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है एनालिसिस करने में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, पावर को एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। ये पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या नागरिक के क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट की क्या पावर है, नागरिकों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिटीजन है अपने देश के, तो सिर्फ हमारे पास अधिकार ही नहीं है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है। देन एट लास्ट इकोनॉमिक्स, ये जो 4 हम कोर पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट है इकोनॉमिक्स। ये एक्सप्लोर करता है कि सोसाइटी में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जो बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, एक जगह पे कोई चीज बन रही है वो देश में अलग अलग जगह पे कैसे जा रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, ये सारी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, सो ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, हर एक डिसिप्लिन अलग अलग क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं, जैसे कि हर डिसिप्लिन में अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग चीजों को हम डील कर रहे हैं, बट येट ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर प्रोवाइड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। फिर भी ये सारे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। और एक होलिस्टिक मतलब होता है समग्र या संपूर्ण, पूरा, संपूर्ण, पूरा हमें सोसाइटी का नॉलेज देते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दीज डिसिप्लिन्स इन डिटेल। इस पूरे जो डिसिप्लिन है इनको हम डिटेल में समझते हैं, इन चारों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ज्योग्राफी, है ना, सोशल साइंस का पहला डिसिप्लिन हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें हमने क्या देखा, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और पीपल प्लस सराउंडिंग का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए इस टॉपिक के अंदर, है ना। ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। तो चलो एक एक करके देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले आप खुद सोच के देखो कि ज्योग्राफी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, ज्योग्राफी का क्या रिलेशन होता है ह्यूमन लाइफ के साथ। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब एक एक करके इसमें देखते हैं कि इसमें क्या समझाया गया है। ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर सराउंडिंग। तो ज्योग्राफी हमें यही बताता है कि कौन सी जगह कैसी है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कैसे मटेरियल पाए जाते हैं, लोग कैसे रहते हैं, उनका रिलेशन क्या है ह्यूमन सोसाइटी के साथ, जो भी सराउंडिंग है उसका। तो ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये एग्जामिन करता है दोनों चीजों को, किसे, फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, फिजिकल फीचर यानी माउंटेन, प्लेन, रिवर, है ना, ये सारे ऑन अर्थ सरफेस, एंड ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहैबिट इट। इनहैबिट मतलब जैसे माउंटेन है तो इनहैबिट मतलब होता है कि रहना, जो लोग वहां पर रह रहे हैं और जो उसके फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, उसको ये समझने में मदद करता है, दोनों चीजों को। एंड फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरैक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वहां रहता है तो क्या क्या अडॉप्ट करता है, और किस तरीके से वहां का जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को। ये सारी स्टडी ज्योग्राफिकल पार्ट में होती है। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको तो अब तक रट जाना चाहिए। why they are found there and how places near or distant affect one another over time। मतलब इसमें मेन जो चीज है, फर्स्ट अगर मैं बोलूं कि कौन सी चीजें कहाँ लोकेटेड है, ये हम समझते हैं। साथ ही साथ वो चीज वहां पर क्यों लोकेट है, वाई, वाई भी, कि एक तो है लोकेटेड लेकिन क्यों लोकेट है वो भी पढ़ते हैं। और हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट, और किस तरीके से जो जगह है दूर है या पास है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, जो भी चीजें यहाँ पाई जा रही है उसका आसपास की जगह से क्या इफेक्ट पड़ता है समय के साथ साथ, तो वो बताना। ठीक है, नाउ it views the world as a system of interdependency and adopts a holistic approach by integrating spatial perspective, locations and its significance with temporal perspective। देखो spatial and temporal, ये इसका मतलब क्या होता है। स्पेशल मतलब स्पेस से रिलेटेड, मुझे मेरे सर याद आ रहे हैं, उनके वर्ड्स याद आ रहे हैं। हाँ, स्पेशल यानी कि स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, ठीक है। और टेम्पोरल मतलब कि टाइम से रिलेटेड। ओके, टेम्पोरल यानी टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड। सो
तो ये जो ज्योग्राफी है ये कैसे देखती है पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को? इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है सभी चीजें, है ना। और उसको फिर ये होलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक बड़े लेवल पे देखती है। होलिस्टिक मतलब समग्र, पूरा, संपूर्ण एक अप्रोच लगाती है। इंटीग्रेटिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव एंड टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है कि जो किसी जगह का, स्पेस से रिलेटेड, मतलब किसी जगह का क्या पर्सपेक्टिव है उस जगह के हिसाब से, और उस समय पे क्या चल रहा है। इसी जगह पे पहले कुछ और हो, बाद में कुछ और हो, या अभी कुछ और हो, तो उस सबको जोड़कर फिर सोसाइटी का एक हमें पर्सपेक्टिव देती है, या पूरे होलिस्टिक एक स्टडी करती है ना, क्या चेंजेस हुए ओवर टाइम उस सबको देख के। सो स्पेस और टाइम को जोड़कर, मतलब अगर सिंपल एक लाइन में बोलूं तो ज्योग्राफी हमें सिखाती है कि हर स्थान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंसेस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा एंड सोशल साइंसेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, geography helps answer questions like why India has historically been a hub of global interaction and how the Indian peninsula's long coastline facilitated contact with Africa, Europe, South Asia। देखो मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे लाइंस हो गए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर थे हम। Yes, drawing on both natural sciences such as natural sciences एंड सोशल साइंसेस, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और हिस्ट्री आ गया। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया। सो भूगोल जो है वो प्राकृतिक विज्ञान, मतलब कि जो नेचुरल साइंसेस है वो, और जो सोशल साइंसेस है वो, इन दोनों को, है ना, इन दोनों की सहायता लेता है और इन दोनों की हेल्प से ज्योग्राफी आंसर करता है, हमें ये समझाता है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ पे लिखा है ना, आंसर करता है क्वेश्चंस को। जैसे कैसे क्वेश्चंस? व्हाई इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन अ हब ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन, कि भारत पहले से ही पूरी दुनिया में एक कनेक्शन का इंपॉर्टेंट सेंटर क्यों रहा है, यहाँ पे लोग क्यों अट्रैक्ट हुए, जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, क्यों यहाँ पर आए। देन हाउ द इंडियन पेनिनसुलाज लॉन्ग कोस्ट लाइन फैसिलिटेटेड कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका, हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो ये सदर्न कोस्ट लाइन है, ये हमें, मतलब इसमें हमें समझने को मिलता है कि किस तरीके से जो हमारी ये लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इसने अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारे कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने में कैसे हेल्प किया, फैसिलिटेट किया, है ना। तो ज्योग्राफी से हमें ये सब नॉलेज मिलता है कि कैसे कोस्टल रीजन इंटरेक्शन हुए दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट। सो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। सो ज्योग्राफी एक टूल की तरह सभी चीजों को यूज करती है और फिर अच्छी तरीके से समझने के लिए कई साधन तकनीकों का उपयोग इसमें किया जाता है। इट यूजेस, अब कौन कौन से टूल्स यूज करती है? जैसे मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, एटलस हो गए। एटलसेस क्या होते हैं? एटलस यानी बुक जिसमें मैप्स होते हैं, ठीक है, मैप बेस्ड बुक। सो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए, जीआईएस जिसे बोलते हैं। इन्फोग्राफिक्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स जिसमें पिक्चर बेस्ड इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं। एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इस बेसिस पे कहीं का भी हमें कंक्लूजन निकालना, डिटेल्स पता करना, ये ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन करता है। ठीक है, ज्योग्राफी में यही हम पढ़ते हैं। इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 9th और 10th की बात हो रही है यहाँ पर, यू विल रियलाइज हाउ दीज टूल्स एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है इन टूल्स की वजह से, मैप से, बाकी चीजों से, है ना। नाउ यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर वाला पार्ट दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी स्कूल भुवन पोर्टल, भुवन पोर्टल एक है, आप उसे वहां जाएंगे। यू कैन ऑल्सो मैप योर ओन विलेज सिटी, आप जूम करके देखोगे तो आपका गांव तक दिखता है उसमें। यू कैन एक्सेस एंड एक्सप्लोर द एनसीईआरटी भुवन पोर्टल बाय विजिटिंग, दिस इज द साइट। यहाँ पर आप जाके विजिट करना एक बार, है ना, देखना किस तरीके से वहां पे मैप्स वगैरह दिए हुए हैं इस पोर्टल पे, और आप अपने एरिया को भी इसमें देख सकते हो। ओके, नाउ आगे देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में, यू विल स्टडी द प्रोसेसेस, आप उस एक प्रक्रिया को पढ़ोगे अगले 2 सालों में, दैट शेप द अर्थ सरफेस, की अर्थ बनी कैसे, अर्थ का सरफेस जो आज हम देख रहे हैं, क्या अर्थ वैसी ही थी शुरू से, या कैसे आज का जो सरफेस है वो बना। एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, कहीं पे पहाड़ क्यों है, कहीं पे प्लेन क्यों है, ये सब आप जानोगे। यू विल लर्न अबाउट द एटमोस्फेयर, क्लाइमेट, ओशंस, मेजर बायोम्स एंड इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स, आप इन सब के बारे में जानोगे कि ओशंस कैसे, ओशंस
क्लाइमेट, एटमोस्फेयर, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ने वाले हो इसमें, है ना। बायोम्स क्या होता है मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, आगे तो ये आएगा ही, है ना। जैसे ऐसा एरिया, अगर हम बोले मेन जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्षेत्र आप बोल सकते हो, ठीक है, जहां पर जीव रहते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रिजर्व क्या होता है, ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट एक तरीके से सेव करने के लिए रिजर्व कर देती है, सबके बारे में आप पढ़ोगे। सो डोंट वरी, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ये एक आपको ओवरऑल नॉलेज दिया गया है, सो दैट वी आर टेकिंग। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, फिर से स्पेशल वर्ड आया, स्पेस जगह से रिलेटेड, है ना। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन जानने को मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे पता चलेगा जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब जो जमीन की जो इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जानोगे। लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दुनिया में, इंडिया में अलग अलग रीजन में लोगों की लाइफ कैसी है उसके बारे में जानोगे। ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू, कोई से भी इशू है उसका ज्योग्राफिकल क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब ज्योग्राफी के व्यू से हम देखें तो क्या असर है या क्या कारण है, सोसाइटी के व्यू से देखें, इकोनॉमिक के व्यू से देखें तो क्या चीजें रिलेटेड है, वो जानेंगे। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, और लास्ट में आप देखोगे कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, इंफॉर्मेशंस जो है या डेवलपमेंट्स जो है, वो कैसे ज्योग्राफिकल नॉलेज को हमें समझने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें हम ज्योग्राफिक वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम जानने वाले हैं। तो ये हमने पहला थीम देख लिया, पहला डिसिप्लिन देख लिया सोशल स्टडी का। क्या था पहला थीम हमारा, या डिसिप्लिन, ज्योग्राफी। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू विच सोसाइटी सीक टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड चेंजेस ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन पास्ट की स्टडी है। ह्यूमन के जो पास्ट रहा है अभी तक का, उसको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, राइट। सो उसको समझना और उसके बेसिस पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको समझना, यही क्या है, हिस्ट्री है, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें बताया गया है लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं या लोगों के विचार कैसे रहे हैं, समय के साथ साथ सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं, उसी को हिस्ट्री कहा जा रहा है, उसको पढ़ने को हिस्ट्री कहा जा रहा है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द पास्ट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब बहुत सारे मल्टीपल वेज मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे अतीत को हम इंटरप्रेट करें, मतलब समझे, है ना। और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, जो सांस्कृतिक हमारी मूल्य है, उसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को समझाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल मेमोरी इन भारत इज इतिहास पुराण ट्रेडिशन। सो इतिहास पुराण क्या है, जो इतिहास की जो लिटरेचर है, किताबें हैं, पुराण स्टोरीज के थ्रू हम ट्रेडिशन को पास ऑन करते हैं, कहानियों के थ्रू, राइट। सो ये जो स्टोरीज है, ये जो ट्रेडिशन है, ये सिर्फ कहानियां शेयर नहीं करते, कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें नहीं देते, बल्कि हमें हमारा जो कल्चर है उसका हमें मीनिंग बताते हैं, ऐसी घटनाएं बताते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ये जो घटनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ देखो लिखा है, in doing so it reinforces enduring ideals and values and offering a sense of identity and purpose। ऐसा हमें समझाते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका एक उद्देश्य है, ऐसे ही नहीं हमारा देश चला आ रहा है या हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, एक वैल्यू है हमारी। सो इस तरीके से लोग अपनी संस्कृति पे गर्व कर पाते हैं और जीवन के अच्छे जो वैल्यूज हैं, अपनी आइडेंटिटी को समझ पाते हैं, अपने जीवन के पर्पस को समझ पाते हैं, उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपनी जो मूल्य है उस पर गर्व कर पाते हैं। Across cultures, different historical traditions have utilized different method। अलग अलग जगह की अगर हम बात करें तो हर देश और संस्कृति का इतिहास लिखने और याद रखने का अपना तरीका होता है। जैसे कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं emphasize moral and philosophical insights while others offer documentary verification। कुछ इतिहास ऐसे हैं जो हमें अच्छी सीख देते हैं, मॉरल, है ना, अच्छे नैतिक विचार देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, जबकि कुछ इतिहास लिखित जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो लिखित रिकॉर्ड्स होते हैं उस पे बेस्ड होते हैं, उससे वेरीफाई करके बनाए जाते हैं। सो मॉडर्न historiography by contrast increasingly relies on empirical evidence and uses tools such as human genetics, carbon 14 dating, archaeology and other scientific methods to establish timelines and understand the past। अब देखो हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, इतिहास लेखन, मतलब हिस्ट्री को लिखना, ठीक है, इतिहास लेखन।
और जो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज जो इतिहास है केवल कहानियों पे बेस्ड नहीं है ना, जो अभी हमने पढ़ा सिर्फ कहानियों पे या कुछ फिलॉसफी चली आ रही है उस पे बेस्ड नहीं है, बल्कि रिलाइज ऑन जो खोज होती है उस पे बेस्ड होता है। जैसे कि एम्फेरिकल एविडेंस, इसका मतलब क्या है, प्रमाण, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, देखो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो एविडेंस इकट्ठा किया जाता है उस पे बेस्ड है ना, टूल्स को यूज करके। जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब क्या हो गया, जो जीन्स की स्टडी की जाती है, जीन्स पहनने वाली नहीं, जो साइंस में हम पढ़ते हैं ना, हर ह्यूमन के जो जीन्स होते हैं उनको स्टडी करके। कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक्स होती है जिसमें पता चलती है कोई सी चीज कितनी पुरानी है, इनको यूज करके, आर्कियोलॉजी को यूज करके कहीं पर खुदाई हो रही है, साइंटिफिक मेथड को यूज करके, और फिर निर्धारित किया जाता है और अतीत को समझा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ कहानियों के बेसिस पे नहीं, लोगों को प्रूफ भी चाहिए, राइट। सो वही यहाँ पे समझाया गया है। हिस्ट्री राइटिंग ड्रॉज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटीज ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री राइटिंग जो है ये बहुत बड़ा एक हमें वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज मतलब क्या होता है कि इतिहासकार सही जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज से नॉलेज इकट्ठा करते हैं। ये नहीं कि एक चीज पता चली और इसी बेसिस पे इतिहास लिख दिया, नहीं, उससे देखेंगे कि बाकी की चीजें उसको सपोर्ट कर रही है कि न्यूज उस इंफॉर्मेशन को। टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटीज ऑफ द पास्ट, दीज इंक्लूड, जैसे कि कहीं पर कुछ खुदाई में मिला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ मिला, फिर देखेंगे किताबों में उसके बारे में कुछ लिखा है कि नहीं। किताबें कैसी, लिटरेरी सोर्स कैसे, जैसे ट्रैवलॉग्स, ट्रैवलॉग्स मतलब होता है कोई यात्री विजिट किया उसने कुछ लिखा है, या मेमोइर्स, मेमोइर्स मतलब क्या होता है, जो संस्मरण में किसी की याद में कोई किताब लिखी गई है, उसमें क्या उस चीज के बारे में मेंशन है क्या। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उस समय में, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, जो लेटर्स वगैरह होते हैं, वो है क्या उस समय का, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। तो एक चीज को बाकी चीजों से, सोर्सेज से हमें क्या किया जाता है, वाइड रेंज में वो लोग कंफर्म करते हैं, तब जाके रिकॉर्ड्स जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है genealogical records, folklore and oral tradition and revenues documents। इसका मतलब क्या है, genealogical records मतलब कि जो वंश चले आ रहे हैं, जैसे कोई राजा है तो उसके पापा कौन थे, उसके ग्रैंड फादर कौन थे, राइट। तो ये जो वंशावली चली आ रही है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और sources that trace family lineage and ancestry by recording relationship between generations and documenting events such as birth, marriages and death। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इसकी इससे शादी हुई थी, इसके इतने बच्चे थे, वो राजा बना, वो नहीं बना, फिर क्या युद्ध हुआ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आंशिक, उस बेसिस पे ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर फोकलोर, फोकलोर मतलब होता है लोक कथाएं, जो किसी एरिया में जो कथाएं प्रचलित हैं, कहानियां प्रचलित हैं, उनसे पता करते हैं। ओरल ट्रेडिशन, जो ओरल मतलब मौखिक परंपराएं, जो कहानियां चलती आ रही हैं, लिखित नहीं है लेकिन लोग बोलते चले आ रहे हैं ना। या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है जिसमें टैक्स वगैरह वसूला जाता था। तो इन सभी का यूज करके तब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरिफिकेशन किया जाता है और वो हिस्ट्री का पार्ट बनता है। ऐसा नहीं एक किसी से वेरीफाई करके उसको कंफर्म कर दिया। सो मटेरियल रिमेन्स यूज्ड टू स्टडी द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये जो हमने पढ़े ये क्या है, ये सारे क्या हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन, जिसमें ये सारे आगे ट्रैवलॉग्स, मेमोयर, कॉरेस्पॉन्डेंस, देन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, फॉकलोर, देन ओरल ट्रेडिशन, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। अब होता है दूसरा, मटेरियल रिमेन्स यूज्ड टू स्टडी द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब सो मटेरियल रिमेन्स, जो हमें उस वक्त के अवशेष, जो चीजें प्राप्त हुई हैं, है ना, उनके थ्रू जो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। ये इंक्लूड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स, यानी कोई बिल्डिंग है, स्मारक है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, किस समय किस तरीके की वास्तुकला रही है, देन एक्सकेवेटेड साइट, कहीं पर खुदाई हुई है तो वहां पे क्या क्या चीजें मिले, आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या पुरावशेष मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स जो भी वहां वहां से वस्तुएं प्राप्त हुई है, आर्ट जो मूर्तियां या कला उस समय की है, सच एज स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, है ना, चित्रकला वगैरह। सो देयर एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। इसको भी बहुत बार ऑब्जर्व करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए भी बहुत सारे साइंटिफिक
टूल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में इनकी टेस्टिंग की जाती है। ओके, तो इतना डिटेल प्रोसेस होता है जो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं, उसमें देख रहे हो कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 years you will learn about early human history and trace major developments in India from beginnings to the civilization to the present day। मतलब कि आप अब जो 2 साल है 9th और 10th में आप पढ़ोगे कि कैसे जो प्राचीन मानव इतिहास रहा है, वहां से लेकर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और आज मतलब शुरुआत से लेकर बिगनिंग जब हुई सभ्यता की, तब से आज तक का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ोगे। यू विल ऑल्सो एक्सप्लोर की लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए विश्व के इतिहास में वो पढ़ोगे, जैसे कि वर्ल्ड लेवल की इवेंट, जैसे ग्रेको रोमन वर्ल्ड, जो ग्रीस और रोमन जो एम्पायर था उसके बारे में। देन रिफॉर्मेशन, द रेनेसा, रेनेसा के बारे में पढ़ोगे। रेनेसा जो है ये एक तरीके का पुनर्जागरण है, धर्म में सुधार करना, धर्म को सुधार करना, उस बेसिस पे जो आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ोगे। एनलाइटनमेंट मतलब प्रबोधन, ज्ञान की प्राप्ति होना। देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जो आज हम देख रहे हैं कितना विकराल रूप, कितना बड़ा रूप ले चुकी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, राइट। इन एडिशन यू विल एग्जामिन कोलोनियलिज्म, हम कोलोनियलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को अपने अधीन कर लिया, इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, दुनिया में उसका क्या प्रभाव हुआ। एंड वेरियस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, और बहुत सारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ोगे, जो आजादी के लिए लड़ाइयां हुई वो सब अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहां जहां इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो पढ़ेंगे। ओवरऑल यू विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ डाइवर्स पीपल, कल्चर एंड द इवेंट्स दैट हैव शेप्ड द प्रेजेंट। तो आप पूरा, अगर हम एक लाइन में समरी में बताऊं तो इस तरीके से आप जानोगे अलग अलग हिस्ट्रीज को जानकर, कल्चर्स को जानकर, घटनाओं को समझकर कि किस तरीके से पास्ट ने प्रेजेंट को शेप दिया है, या किस तरीके से आज की जो दुनिया है वो शेप में आई है, या चीजें जो है वो डेवलप हुई है। ओके, जैसे हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात करी थी, इस तरीके के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है? और ट्रेडिशनल पाम लीफ जो है उस पर इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ के द्वारा लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ तिरुकुरल एंड एंशिएंट तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये क्या है? सामवेद मैन्यूस्क्रिप्ट नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। देन आर्कियोलॉजिकल में इस तरीके की खुदाई में अगर कोई मूर्ति मिली है, स्कल्पचर ऑफ विष्णु फ्रॉम 12th सेंचुरी सीई, टेराकोटा फिगरेन आप देख सकते हो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से मिली है। तो इन चीजों को देखकर एक कुछ लिंक बनाया जाता है। देन एपिग्राफिक सोर्सेज क्या होते हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, डिक्रीज और रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ड्यूरेबल मटेरियल सच एज स्टोन, मेटल प्लेट्स और रॉक स्ट्रक्चर। दीज इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस अबाउट पास्ट इवेंट्स, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। किसी ऐसे ड्यूरेबल मतलब कि जो लंबा चलने वाला कोई मटेरियल हो, जैसे पत्थर पे कुछ खुदवा के लिखवा देना, है ना, उसे बोलते हैं एपिग्राफिक सोर्सेज, जो खराब ना हो, उसमें पास्ट के बारे में बताना, राजा के बारे में, किस तरीके की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में खुदवा देना। सो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन अ पार्ट ऑफ पिलर बिलोंगिंग टू गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड का है एपिग्राफिक। देन कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पेरर कृष्ण देव राय का ये है एट द अंडरग्राउंड शिवर टेम्पल। प्रसन्न विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में ये मिला है। तो इस पे इस तरीके से खुदवाकर इंफॉर्मेशंस लिखवाई जाती थी। देन न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, मतलब न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? हिस्टोरिकल सोर्स कंप्राइजिंग कॉइन्स, जिसमें सिक्के, करेंसी, मेडल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो न्यूमिस्मेटिक जो है हेल्प करता है हिस्टोरियंस को स्टडी करने में। इकोनॉमी, कि उस समय अगर सोने का सिक्का है तो इकोनॉमी अच्छी होगी, ब्रॉन्ज का है या किस चीज का है, तो मतलब बहुत सारी डिटेलिंग पता करने में। क्रोनोलॉजी, कि कौन किसके बाद आया इसको समझने में, कौन राजा था, किससे जुड़ा हुआ ये सिक्का है, कैसा ट्रेड था, कैसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, मतलब कहाँ तक उनका अधिकार था, कल्चर कैसा था उस सिविलाइजेशन में, मेटल का कंटेंट कैसा है, इंस्क्रिप्शन उस पर क्या लिखा हुआ है खुदवाकर, सिंबल क्या है, कॉइन्स क्या है। तो कॉइन्स पे जो सिंबल्स वगैरह है उनको देख कर अंदाजा लगाना, है ना। जैसे एक कॉइन है इशू बाय किंग समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के द्वारा इशू किया गया है कॉइन, और ये मुगल कॉइन है इशू ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के समय का, जिसपे जोडियक साइन दिखाया गया, सजिटेरियस साइन, राइट। सो ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्स। ओके, नाउ ये दो डिसिप्लिन हमने देख लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना। अब तीसरा डिसिप्लिन हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए देख लेते हैं, फिर एक और बच जाएगा इकोनॉमिक्स, और उसके बाद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो वैसे कहने को तो इस चैप्टर में सिर्फ 12 ही पेजेस हैं, बट क्योंकि ये बेस है पूरे सोशल स्टडीज के आगे के चैप्टर का, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, है ना। पॉलिटिकल साइंस क्या है? सो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस, जो राजनीतिक विज्ञान है उसको समझने की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, विच इन्फॉर्म्स अस
ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि पावर कैसे बटी है, किसके पास कितनी पावर है और क्यों बटी हुई है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल साइंस में समझने को मिलती है। इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को समझना पढ़ना, गवर्नमेंट्स को समझना पढ़ना, इंस्टीट्यूशंस जो है स्टेट के, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सबको पढ़ना समझना, ये होता है पॉलिटिकल साइंस में। Political science also studies social movement, nation building, foreign policy, and the way power is exercised, shared, and regulated in society and everyday life. So इन सब के अलावा अब क्या है सोशल साइंस? तो सोशल साइंस जो जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं, सोशल स्टडीज के मूवमेंट होते हैं, नेशन बिल्डिंग, देश कैसे बनता है, फॉरेन पॉलिसी, कोई विदेशी पॉलिसी है तो कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे पावर एक्सरसाइज होती है, शेयर की जाती है एक दूसरे के बीच में, देन किस तरीके से रेगुलेट होता है सोसाइटी को, किस तरीके से चलाया जाता है, हर दिन का जो एक एक्टिविटी है उसमें लोग कैसे भाग लेते हैं, उसमें ये हम सोशल साइंस की स्टडी में पढ़ते हैं, है ना। देखो एक एक चीज, आप अभी जो न्यूज चल रही है, जैसे कि आंदोलन वगैरह हो रहे हैं दिल्ली में, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें किसमें हम पढ़ने को हमें मिलेगा? पॉलिटिकल साइंस में। किसके पास क्या पावर है, गवर्नमेंट उनको हटा सकती है कि नहीं, लोग हड़ताल पे बैठ सकते हैं कि नहीं, लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या सही है क्या गलत है ना। तो जो लोग मान लो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उन्हें क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये एक व्यू पॉइंट कैसे बनेगा? जब आपके पास सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी तब, है ना। सो इन India's village, the Panchayati Raj system embodies grassroots democracy by civilizing citizen a voice in local development planning. इसका मतलब क्या है? पहले ना पंचायती राज हमारे यहाँ पर नहीं था, PRS जो बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये नहीं थे हमारे यहाँ पर। अब हमने एक लेवल और बना दिया गवर्नमेंट का, जिसे PRS कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम। इसमें जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, ग्रासरूट मतलब सबसे निचला तबका, विलेज, है ना, विलेज लेवल के भी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, जो लोकल एरिया के डेवलपमेंट प्लानिंग है उसमें उनकी आवाज को भी सुना जाता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये दिखाता है, दिस शोज दैट पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नॉट ओनली विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप्स, कस्टम्स एंड आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है? वैधता, कोई चीज वैध है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सत्ता केवल सरकार के पास नहीं होती, कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, लोगों का जो ट्रस्ट है, ये उसका भी मतलब इस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। कस्टम्स कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। टू स्टडी पॉलिटिक्स देयरफॉर इज टू एग्जामिन सोसाइटी इटसेल्फ। तो पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए हमें सोसाइटी को एग्जामिन करना होता है, उसमें क्या क्या हायरार्कीज हैं। हायरार्की मतलब क्या होता है? लेवल्स आप बोल सकते हो, श्रेणियां, है ना। जैसे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें हायरार्की को समझना, उनके स्ट्रगल्स को समझना, फॉर मोर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेह, कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना। अभी जो जैसे आंदोलन हो रहे हैं तो कह रहे लोग गवर्नमेंट चुप क्यों है, या गवर्नमेंट कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना होगा, कोई चीज हो रही है तो, या जवाब दे रही है तो कैसा जवाब दे रही है, सही है कि नहीं, लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होता है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगिन वेरी अर्ली अलोंगसाइड रिफ्लेक्शंस ऑन हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न। मतलब भारत में जो राजनीति का अध्ययन है ना, बहुत पहले से चला आ रहा है, ऐसा नहीं अब शुरू हुआ है पॉलिटिक्स को पढ़ना, बहुत समय पहले से शुरू हो गया है। उस समय जो चीजें हुआ करती थी ना, समाज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे गवर्न करना है, ये सारी चीजें उस वक्त तब से विचार किया जाता है ना। पॉलिटिक्स वाज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन बट वाज क्लोजली लिंक्ड टू आइडियाज ऑफ धर्म दैट इज मॉरल ड्यूटी, अर्थ यानी कि इकोनॉमिक्स दैट इज वेलबींग, एंड राजधर्म दैट इज राजा का जो ड्यूटी होता है, ड्यूटीज ऑफ रूलर। सो ऐसे पॉलिटिकल साइंस को अलग से एक डिसिप्लिन की तरह नहीं पढ़ा जाता था, सेपरेट डिसिप्लिन नहीं, बल्कि ये धर्म से जुड़ा था। धर्म
यानी जो हमारी नैतिक जो हमें फॉलो करने चाहिए, मानना चाहिए वो। अर्थ से यानी इकोनॉमिक्स, जो वेलबींग्स है लोगों की भलाई का पैसे के लेवल पे, है ना, उससे। और राजा की क्या ड्यूटीज है, इन सब में ये इंटर रिलेटेड था, सब में मिला हुआ था। अर्ली टेक्स्ट जैसे पुराने जो हमारे पास लिटरेचर है, किताबें हैं, वेद, उपनिषद, पुराण डिस्कस करते हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस यानी न्याय, अथॉरिटी यानी अधिकार के बारे में, सोशल ऑर्डर की समाज में किस तरीके के ऑर्डर्स हैं, हायरार्की जो हमने बोला, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग्स एंड सिटीजन, राजा के और लोगों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के बारे में इन सब में लिखा हुआ है वेद, उपनिषद, पुराणों में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज फर्दर आर्टिकुलेटेड इन वर्क सच एज महाभारत एंड सुक्रांति विच एड्रेसेस गवर्नेंस, लॉ एंड एथिकल लीडरशिप। भारत की जो हम गवर्नेंस सिस्टम बोल सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, इसको और ज्यादा अगर हम बोले, इसका विस्तृत वर्णन आपको महाभारत में देखने को मिलेगा, जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में। शुक्र नीति में देखने को मिलेगा। इन ग्रंथों में शासन कैसे चलाना है, गवर्नेंस, लॉ जो कानून होता है, और एथिकल लीडरशिप मतलब नैतिकता क्या होती है, तो उन सब के ऊपर इसमें विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। अमंग दीज द अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फाउंडेशनल मतलब ये बेस बनाता है जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की, ठीक है। देन डिटेलिंग हाउ अ स्टेट शुड बी गवर्न, हाउ टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एंड हाउ द आर्मी शुड फंक्शन एंड हाउ रूलर्स शुड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इसमें सारी चीजें बताई गई हैं अर्थशास्त्र में, है ना, कि किस तरीके से जो राज्य का शासन है वो चलाया जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए, है ना, पहले तो गवर्न कैसे किया जाए, टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाए, फिर आर्मी को कैसे चलाया जाए, आर्मी कैसे काम करे, शासक जो है, रूलर जो है, वो जनता का वेलफेयर कैसे इंश्योर करे, लोगों की भलाई कैसे करे, ये सब नियम अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का जो पॉलिटिकल थॉट है ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो विचारधारा है, उसने होलिस्टिक अप्रोच अपनाया है। होलिस्टिक मतलब सबको एक साथ, समग्र, सबको जोड़कर चीजों को समझने का एक तरीका अपनाया है, जिसमें लिंक किया जाता है किसको, पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को लिंक किया गया इकोनॉमिक्स के साथ, सोशल लाइफ के साथ, मोरालिटी के साथ, डिफेंस के साथ, सबको जोड़कर पॉलिटिकल थॉट्स बने हैं। पावर वाज व्यूड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन मियरली अ प्रिविलेज। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके पास पावर आ गई वो एक प्रिविलेज हो गया, उसको क्या, अरे ये तो पावरफुल हो गया, ये कुछ भी कर सकता है, नहीं। इसके साथ साथ पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर है तो तुम्हें ये सारी चीजें देखनी है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये ट्रेडिशन हेल्प करता है समझने में मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को, जैसे आज का जो हमारा सिस्टम है पीआरएस, पंचायती राज सिस्टम, जिसने प्रमोट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस, जो लोकल बेस एरिया है, गांव है, वहां के लोग कैसे पब्लिक जो है पार्टिसिपेट कर सके विलेज लेवल पे। इन दिस वे एंशिएंट आइडियाज कंटिन्यू टू शेप इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस टुडे। इस तरीके से जो प्राचीन हमारे विचार हैं आज भी शेप कर रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। मतलब आज भी जो हमारा लोकतंत्र जो चल रहा है वो इन सब से ही प्रभावित होकर, हम कह सकते हैं कि इन सब से ही विचार लेकर, प्राचीन विचार आज भी इन चीजों को प्रभावित करते हैं। सो ओवर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों में, 9th-10th में, यू विल स्टडी मेजर कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल साइंस। कॉन्टेम्पररी मतलब होता है कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, इस वक्त जो चल रहा है उसके बारे में दिया हुआ है, कि आप जानेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं प्रैक्टिस में पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन, अथॉरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स चैलेंजेस, इनके बारे में आप पढ़ोगे। However, a meaningful understanding of political science also requires your own effort to observe and एनालाइज द पॉलिटिकल इश्यूज अराउंड यू। सिर्फ किताबें पढ़ के आपको नहीं आएगा, जैसे मैंने 1-2 न्यूज के इवेंट्स आपको बताए, तो आपको आसपास क्या चीजें हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है, नजर रखनी है, समझना है, अलॉन्ग विथ देयर लिंकेजेस विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन, और उनका क्या बाकी के डिसिप्लिन से जुड़ाव है। जैसे कि पेपर लीकेजेस के ऊपर वहां पर हम देख रहे हैं कि धरना कर रहे हैं लोग, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इसका दूसरे एजुकेशन से ये लिंक हो गया, है ना, गवर्नेंस से लिंक हो गया, सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई उससे लोग खुश नहीं है, या जो सरकार जैसे पेपर लीक वगैरह हो रहा था, गवर्नमेंट का अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हुआ, गवर्नेंस सही से नहीं हुआ, तो देख रहे हो किस किस तरीके से लिंक है। एजुकेशन से लिंक है, तो अगर लोग बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ना, ये इकोनॉमिक वाला पार्ट आ गया।
तो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स इसमें मिल रहे हैं ना, एक टॉपिक कैसे रिलेटेड है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटर रिलेट कर कर आपको पढ़ना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट वाला जो हमारा डिसिप्लिन है ना, क्या है, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज डिसाइड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। देखो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए सोसाइटी द्वारा ताकि वो अपने नीड्स को पूरा कर ले, अपनी जरूरतों को पूरा कर ले, तो उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में उसी की स्टडी की जाती है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। Okay, it studies how goods services are produced, exchanged and distributed। तो इसमें हम यही स्टडी करते हैं कितने अच्छे से गुड्स और सर्विसेज जो हैं, GS यानी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसमें हम एग्जामिन भी करते हैं प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जो हर दिन की जो लाइफ को शेप करता है, जैसे खाना क्या खाते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, जॉब क्या करते हैं लोग, कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोर करता है डिसीजन मेकिंग बाय कस्टमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट, कस्टमर सब क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड है, किस तरीके की जरूरतें हैं, उन सबको इकोनॉमिक्स जो है एक्सप्लोर करता है। कंज्यूमर डिसाइड करते हैं व्हाट टू बाय, है ना, कि कंज्यूमर के बारे में क्या सोचते हैं इकोनॉमिक्स में, कि कंज्यूमर को खरीदना क्या है, प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो कंज्यूमर को चाहिए, सो प्रोड्यूसर डिटरमाइन करेगा कि कितना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए और कितना चाहिए, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड गवर्नमेंट फिर पॉलिसीज बनाएगी कि बैलेंस हो सके गोल सच एज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट्स बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस। सो इकोनॉमिक्स सिर्फ मार्केट के बारे में जानना, नंबर्स के बारे में जानना नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमिक्स में आप बहुत डिटेल में जानते हैं कि वेलबींग, वेलबींग क्या कैसे हो गया इसमें, वेलबींग यानी कि लोगों की भलाई कैसे हो रही है, इक्विटी यानी समानता, जस्टिस, इन सबसे जोड़कर, तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर और जस्टिस यानी न्यायपूर्ण बनाना भी है ना। तो ये वाली जो लाइन हमने पढ़ी थी, ये बैलेंस ग्रोथ सच एज ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस, इसका मतलब ये था कि हर व्यक्ति और संस्था की अर्थव्यवस्था में एक अलग अलग प्लेस होती है, अलग अलग रोल होता है। सरकार का काम सभी के सभी चीजों में स्टेबिलिटी, सबको जोड़कर चलना, सबके हित में संतुलन बना के रखना, एक बैलेंस क्रिएट करके रखना गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इस हिसाब की पॉलिसीज बनाती है जिससे किसी को कुछ नुकसान ना हो। ओके, नाउ ये हो गया बेसिक। नाउ इंडिया हैज अ रिच एंड डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। हमारा जो भारत है ना, इसमें बहुत अलग, समृद्ध और गतिशील, गतिशील डायनेमिक मतलब कि चेंजेबल, एक जैसा नहीं रहना, चेंज होते रहने वाली इकोनॉमिक का इतिहास हमारा रहा है बहुत शताब्दियों तक। इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मैरीटाइम एक्टिविटी। मैरीटाइम यानी समुद्र से रिलेटेड। बहुत शताब्दियों तक हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर रहा इंडिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक केंद्र रहा ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो समुद्री व्यापार वगैरह होते थे उनके लिए लोग यहाँ पर आते थे। हमारा पूरी दुनिया में हमारा देश एक मेन केंद्र की तरह था। कॉलोनियल रूल डिसरप्टेड दिस प्रोग्रेस रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, रिकरेंट फैमिन्स एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। लेकिन जो ये हमारे ऊपर उपनिवेशवाद आया, मतलब कॉलोनियल रूल, जो हम ब्रिटिशर्स, हमारे ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनी बन गए, उन उस दौरान हमारा जो सिस्टम इकोनॉमी का डिस्टर्ब हुआ, मतलब फंक्शन जो है वो खराब हुआ, और तब गरीबी फैल गई। तब से फैमिन मतलब कि सूखा पड़ रहा है, वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा गरीबी, अकाल, और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा, जो उद्योग वगैरह थे, छोटे छोटे जो व्यापारी थे, उनके काम पे भी इफेक्ट हुआ। आजादी के बाद आफ्टर डिपेंडेंस इंडिया बिगेन द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से रीबिल्ड करने का काम शुरू हुआ। इन रिसेंट डेकेड्स, अभी कुछ पिछले दशकों में, our country has made significant progress through improvement in infrastructure, expansion in education and technology, reduction in poverty and rising life expectancy। हमारी जो इकोनॉमी है पिछले कुछ दशकों से इंप्रूवमेंट दिखा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे रोड्स वगैरह हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, पुल हैं, ब्रिजेस वगैरह, है ना, तो ये हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है, गरीबी में कमी आई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक औसत जीवन कितना होना चाहिए, लोग मतलब कितना है आपके देश में लोगों का, तो लोग मतलब औसत मान लो 60 साल जीते हैं, एवरेज एज कितनी है लोगों की, तो वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है, मान लो 60 से 65 हो गया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, तो इसमें क्या हुआ होगा, हेल्थ हेल्थ यानी कि हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, हॉस्पिटल वगैरह, वो ज्यादा लोगों को एक्सेस हुआ होगा, कोई बीमारियां है उसका ट्रीटमेंट मिला होगा, तभी तो सर्वाइवल, या फिर अनाज वगैरह है खाने की कमी नहीं हुई होगी, गरीबी कम हुई होगी, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है ना, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस अभी भी हैं, पर्टिकुलरली इन इंक्रीजिंग इनकम्स एंड इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां रह गई हैं, जैसे कि आय बढ़ना, इनकम जो ग्रोथ होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती, कुछ सेक्शन जो है, जो अमीर है वो और अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो वैसे ही रह रहे हैं या और गरीब होते चले जा रहे हैं, तो ये सब कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स अ सेंट्रल नेशनल गोल, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज बोथ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए अगर हम बोले तो एक सेंट्रल नेशनल गोल बन गया है, नेशन का एक गोल बन गया है, मतलब देश का प्रमुख उद्देश्य बन गया है कि देश की प्रगति करानी है। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें रिकॉग्नाइज करना होगा दोनों चीजों को, क्योंकि अचीवमेंट्स ठीक है, हम कुछ तो हासिल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, पुअर्टी कम हो रही है, लेकिन जो चैलेंजेस है हमारे पास उसको भी हमें डील करना है। एंड encourages us to think about how resources can be used more wisely and fairly while ensuring sustainable growth that meets present needs without harming the ability of the future generation to meet theirs। मतलब कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम कितने अच्छे से यूज करें और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम सेव करके बिना उनको हार्म पहुंचाए हम चीजों को यूज करें वाइज तरीके से, फेयर तरीके से। ओके, प्रेजेंट जनरेशन जो उसके नीड्स को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी जो जरूरत होने वाली है उसका भी हम ध्यान रखें। सो आगे आने वाले 2 सालों में आप पढ़ोगे फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बेस को पढ़ोगे, मार्केट क्या होता है, प्राइस क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे, जीडीपी क्या होता है ये पढ़ोगे, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ोगे, गवर्नमेंट बजट पास करती है हर साल तो यूनियन बजट के बारे में पढ़ोगे। दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक डिसीजंस अफेक्ट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड द नेशन एज अ वर्ल्ड होल। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप पढ़ने के बाद समझोगे कि इकोनॉमी में डिसीजन कैसे होते हैं और वो डिसीजन किसी भी एक नागरिक को, इंडिविजुअल मतलब एक प्रति व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं, किसी समुदाय को कैसे इफेक्ट करते हैं, किसी नेशन को, पूरे देश को कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट डिसिप्लिन था। नाउ व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, हमें सोशल साइंस पढ़ना क्यों चाहिए, इतनी चीजें जानने के बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, जिसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो देखो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी में आंसर है ना, बट उसको आप लिखोगे कैसे, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए है ना, तो वो अभी हम देख लेते हैं। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल साइंस शुड हेल्प अस ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड एग्जामिन एविडेंस, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प्स अस इन आवर लाइव्स। सो इतना सारा पढ़ने के बाद कि सामाजिक विज्ञान हमें कैसे घटनाओं को समझने में, ऑब्जर्व करने में, देन क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है, देन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको जांच करने में, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका टेस्ट करना भी सिखाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये हमारी लाइफ में कैसे ये नॉलेज हेल्प करेगी, हमें कैसे हेल्प पहुंचाएगी। सो अब तक हमने जाना कि सोशल साइंस कैसे पढ़ी जाती है, अब सवाल ये है कि इसे पढ़ने से हमारे जीवन में लाभ क्या होगा, आखिर हमें क्या फायदा होने वाला है। सो हाउस यू लिव इन, वाटर यू यूज, रोड्स यू ट्रैवल ऑन, जिस घर में आप रहते हो, पानी आप यूज करते हो, रास्तों पर चलते हो, स्कूल जहां आप पढ़ते हो, मार्केट जहां आप सामान खरीदने जाते हो, इवन द डिजिटल स्पेसेस जहां पर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह जो डिजिटल स्पेसेस हैं, ये सारे क्या है, यू यूज जो भी आप यूज करते हो आर पार्ट ऑफ सिस्टम क्रिएटेड एंड मैनेज बाय सोसाइटी। ये सारे क्या है, सिस्टम का ही तो पार्ट है जो कि सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं और उसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सो सोशल साइंस हेल्प करता है समझने में हाउ दीज सिस्टम्स डेवलप, कि जो सारे सिस्टम है, रोड, स्कूल्स, जो भी है, हॉस्पिटल्स, ये कैसे डेवलप हुए, ये कैसे फंक्शन करते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और अलग अलग लोगों को कैसे अफेक्ट करते हैं। यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप जहां रहते होंगे हो सकता है आपके आसपास
अलग अलग भाषा बोलते हो लोग, अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हो, अलग अलग ऑक्यूपेशन मतलब काम उनका अलग अलग हो। सो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, एक ही कंट्री में सब अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर क्यों है उनका, ये जानोगे। हाउ डू दे कंटिन्यू ओवर टाइम, और ये इतना पुराना इतिहास है, इतने समय में चीजें चेंज क्यों नहीं हुई, लोग अपना अपना जैसे एक जगह रह रहे हैं तभी भी अभी तक लोग अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये सब एक जैसे क्यों नहीं हो गए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस एक्सप्लेन्स दीज वेरिएशन एज आउटकम ऑफ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब इस सभी फैक्टर को सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें रिस्पेक्ट बिल्ड करता है और कोऑपरेशन बनाने में हेल्प करता है समुदायों के बीच में। कोई भी कोई भाषा बोल रहा, कोई भी कोई धर्म फॉलो कर रहा, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है। एट द सेम टाइम इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज हाउ इंडियन कल्चर बाइंड्स दिस डाइवर्सिटी टुगेदर। अब ये हमें हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि किस तरीके से इंडियन कल्चर जो है हम सबको बांध कर रखता है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब यूनाइटेड है ना। फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर आइडेंटिटी, हम सबकी एक आइडेंटिटी है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग की भाईचारा का, जुड़ाव का एक हमारे अंदर मोरल क्रिएट होता है, वैल्यूज क्रिएट होती हैं, और एक दूसरे से जुड़ी हुई हमारी आइडेंटिटी है क्योंकि हम एक देश से बिलोंग करते हैं। सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ। हम नागरिक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम सोशल स्पेस में बात करें तो लॉज, जो कानून है, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये गाइड करते हैं लोग जो साथ में रह रहे हैं उनको। नहीं तो जिसका जो मन हो वही करे। अगर लॉ ना हो किसी को कुछ रेगुलेट करने के लिए तो जिसका फिर जो मन होगा वो वही करेगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली इन सिविक लाइफ। आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आप और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपको पता होगा, आप समझते होंगे कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, सारे डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं, राइट। सोशल साइंस also strengthen your ability to think about shared challenges. When you hear about issues such as environmental protection, public health, employment, or urban growth, you learn to ask informed questions about their causes, effects, and possible solutions. जब आप जानते हो इश्यूज के बारे में, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लोगों के हेल्थ इश्यूज, या एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सिटी की ग्रोथ के बारे में, तो आप फिर ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। आपके पास इंफॉर्मेशन जब होगी तो आप जब क्वेश्चंस पूछोगे ना तो वो भी एक इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस होंगे। आप उनके कॉजेस, कारण क्या है, उससे इफेक्ट क्या होता है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इन सब पे विचार करोगे। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है। दिस हैबिट ऑफ केयरफुल क्वेश्चनिंग, केयरफुल तरीके से जो सवाल पूछते हैं, रीजनिंग करते हैं, ये जरूरी है, एसेंशियल है फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दैट इफेक्ट सोसाइटी एज अ होल, जो हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप तभी डील कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा चीजों को समझने के लिए। ओके, तो यही बताया गया था यहाँ पर कि सरकार की जो भी प्रोसेस है उसको समझकर हम एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हम ये जो विषय है हमें समाज की समस्याओं पर गंभीरता से सोचने की आदत को सिखाता है, और सोशल साइंस हमें किसी भी समस्या को केवल सुनने की बजाय उसे समझने और उसका समाधान खोजने के लिए, हल खोजने के लिए हमारी सोच को विकसित करता है। ओके, और ये जो हमारी आदत है, यदि हम हर समय समस्या को समझदारी से सोचेंगे तो उसका हम बेटर सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सोशल साइंस जो है कनेक्ट करता है जो समय बीत गया उसको आज से, और आज को कल से। सो बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो पहले हुआ है उसने कैसे आज की अच्छी चीजें भी की और बुरी चीजें भी की, उससे हम नॉलेज लेकर और आगे फिर हम अच्छा करते हैं। वी बिकम बेटर इक्विप्ड टू मेक वाइजर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। पास्ट के एक्सपीरियंस से हम आगे आने वाले डिसीजन जो है वो अच्छे लेते हैं, है ना। तो वही चीज बताई गई है, जब हम इतिहास से सीखते हैं तो भविष्य में बेहतर और सही फैसले ले सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। ये जो सोशल स्टडीज आप पढ़ रहे हो इसका भविष्य क्या है, इसमें क्या आप आगे जानने वाले हो, तो वो अब हम देख लेते हैं ना एक एक करके। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पानी पी लूं। सो एज सोसाइटीज चेंज रैपिडली, समय धीरे धीरे सोसाइटी जो है बदल रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस कंटिन्यूज टू ग्रो। सोसाइटी
चेंज होने के कारण सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी, सिटीज बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट की कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ग्लोबल कनेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, है ना, एक देश दूसरे देश से अब बहुत ज्यादा लेवल पे कनेक्टेड है। ये सारी चीजें रीशेप कर रही हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारे चेंजेस को समझना, इसके लिए हमें सेम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यू हैव बिगिन प्रैक्टिसिंग इन दिस चैप्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यही सारी स्किल्स हमें चाहिए चेंजेस को समझने के लिए। क्या कि हम ऑब्जर्व सही से करें, क्वेश्चन सही से पूछें, एविडेंस जो हमारे पास है उसको एग्जामिन करें, फिर रिकॉग्नाइज करें कनेक्शंस को, राइट, जो जहां से हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की। इन द ईयर अहेड, आगे आने वाले साल में, मतलब जो ये 9th है आपकी स्टडी है, सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटीज एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सोशल साइंस में आप पढ़ोगे कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई बार बता चुकी हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट की नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखना, ठीक है, और सोसाइटी में हार्मनी कैसे रहे, रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज कैसे हो, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। इट विल ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट कम्युनिटीज एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। आप ये भी जानोगे कि किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उसको किस तरीके से अच्छे से यूज करना है और कैसे अडेप्ट करना है, चेंज करना है खुद को चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस प्रिपेयर यू not only to understand the world but also take part in shaping it as informed and thoughtful citizens while strengthening national unity and keeping us rooted in our rich cultural tradition. So सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रहेगी कि सोशल साइंस जो है हमें अच्छा नागरिक बनाएगा, है ना, थॉटफुल सिटीजन बनाएगा, देश की एकता को बनाए रखना और अपनी संस्कृति का सम्मान करना, हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको, उससे रूटेड रहना, उसकी रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ये हमें सिखाएगा या सिखाता है। द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज देयरफॉर अ जर्नी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटीज इवॉल्व। तो सोशल साइंस क्या है, जो स्टडी कर रहे हैं सोशल साइंस की, वो क्या है, एक जर्नी है, एक तरीके का सफर है, जहां पर आप शुरुआत करते हैं सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई उसको समझने से, एनालाइज करते हैं हाउ दे फंक्शन टुडे, आज वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एंड इमेजिन करते हैं कि हाउ दे बिकम बेटर इन फ्यूचर, कि भविष्य में वो और अच्छी कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा होता है सोशल स्टडीज में। नाउ इसमें दिया हुआ है सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस योर 2 ईयर लर्निंग जर्नी। 9th और 10th की जो आपकी ग्रेड की जो सोशल स्टडीज है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। सो सोशल साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट यू स्टडी इन स्कूल, सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हो ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ विंडो इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू, पूरी दुनिया में झांकने का एक विंडो की तरह है, खिड़की की तरह है। सो बाय स्टडिंग सोशल साइंस यू लर्न नॉट ओनली अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट बट ऑल्सो अबाउट योर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन शेपिंग द फ्यूचर। सो सिर्फ सोशल साइंस को पढ़ के आप ये नहीं जानोगे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, बल्कि आगे आने वाला फ्यूचर उसको शेप करने में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप अपना रोल निभा सकते हो। सो ओवर द नेक्स्ट 2 years यू विल एक्सप्लोर सोसाइटी इन ग्रेटर डेप्थ थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। अलग अलग सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उससे आप सोसाइटी को एक्सप्लोर करोगे डीप में। यू विल एग्जामिन हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, कि किस तरीके से जो प्राचीन समय में इवेंट्स हुए हैं, पहले हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उसने आज की दुनिया को शेप दिया। हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि कहीं की ज्योग्राफी कैसी है, वो कैसे डिफाइन करती है कि ह्यूमन लाइफ वहां की कैसी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी, कैसे कहीं का पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन करता है, कैसे इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइज करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट को। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। यू विल ऑल्सो स्टडी कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस, आज के समय की क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में पढ़ोगे, जैसे कि सच एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबल, अभी मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो कैसे आगे सस्टेनेबल वे में वर्क करे, या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सोशल डाइवर्सिटी, समाज में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, सिटीजन के राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसको आप जानोगे। एंड इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी का, एंड ग्लोबल कनेक्शंस के बारे में पढ़ोगे। एज यू एंगेज विद दीज थीम्स, ये जो थीम्स है इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे, यू विल लर्न टू एनालाइज एविडेंस, आप एविडेंस के बारे में जानोगे, पर्सपेक्टिव को कंपेयर करोगे कि एक विचारधारा क्या कहती है, दूसरी विचारधारा क्या कहती है, इसको आप कंपेयर करना सीखोगे। एंड अंडरस्टैंड हाउ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स आर लिंक्ड, किस तरीके से तीनों समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिंक्ड है, इसके बारे में जानोगे। दिस जर्नी विल हेल्प यू ग्रो
इनटू अ थॉटफुल लर्नर। ये जर्नी आपको एक विचार करने वाले, सीखने वाले व्यक्ति के तौर में आपको बदल देगी। एन अवेयर सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपको बनाएगी। आप एक अवेयर, जागरूक नागरिक होगे जो सोसाइटी में एक समझदार व्यक्ति के तौर पर चीजें कर रहा है। ठीक है, सो ग्रेड 9 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हैज बीन डिजाइन टू प्रोवाइड अ ब्रॉड एंड बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन टू 4 डिसिप्लिन। इसमें चारों डिसिप्लिन जो 9th की टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से समझाया गया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को एक बैलेंस व्यू लेकर चला गया है, जहां पे हर एक थीम ऑफर करती है डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। इसमें आपको ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, टुगेदर प्रेजेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो साथ में अगर आप चारों पर्सपेक्टिव को पढ़ते हो तो इसमें आपको पूरी दुनिया की एक अलग समझ मिलती है। ओके, नाउ लास्ट पैसेज इज जस्ट सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, मैप्स और डेफिनेशन। सोशल साइंस ये नहीं है कि आप डेट्स को रटो बैठ के, मैप्स को जानो, डेफिनेशंस को जानो। यस, इट्स पार्ट ऑफ दैट, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, प्लेसेस, सोसाइटी, कल्चर एंड पावर। इन सबको समझना, लोगों को जानना, जगह को जानना, सोसाइटी को समझना, कल्चर को समझना, पावर क्या है, कैसे बढ़ती है, कितनी पावर किसके पास है, ये सब जानना, ये भी समझना सोशल साइंस का पार्ट है। इट एनकरेजेस यू टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, एनालाइज द प्रेजेंट एंड इमेजिन अ बेटर फ्यूचर। ये आपको हेल्प करेगा समझने में आपका जो पास्ट रहा है आपके देश का, आज के समय को समझने में और फ्यूचर को अच्छे से प्लान करने में। एज यू टर्न दीज पेजेस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू विल नॉट ओनली गेन नॉलेज बट ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आप खुद से सोचने की एबिलिटी को डेवलप करोगे, कैसे आप रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो किसी सिचुएशन में, वो आप सीखोगे। सो वी होप दिस बुक इंस्पायर्स यू टू रिफ्लेक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी एंड टू व्यू द वर्ल्ड विद इन क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। आपको स्वयं और समाज के संबंध पर विचार करने और जो क्यूरियोसिटी है, जो सहानुभूति यानी एम्पैथी है, इसके साथ दुनिया को देखने के लिए ये बुक आपको प्रेरित करेगी। सो लेट दिस जर्नी हेल्प यू ग्रो नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर एक विश्व का एक जिम्मेदार नागरिक बनने में भी आपकी सहायता करेगी। ओके, सो इस बुक का उद्देश्य केवल पढ़ाई करवाना नहीं है बल्कि आपको अच्छा इंसान बनाना, जागरूक इंसान बनाना, नागरिक बनाना और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। बहुत डिटेल में समझाया। कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर? कितने बच्चे बोर हो गए हैं, कितने बच्चों को अच्छा लगा है? मैं चैप्टर 2 कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लीज बताइएगा। और कौन बच्चे अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। देखती हूँ कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। सो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड डू द सेकेंड चैप्टर। ओके, सो मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आप बताइएगा। तो थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरा एक और चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, है ना, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर आप क्लिक करके वहां मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी उस चैनल पे, जिसमें रिवीजन वीडियो करके वो होगा क्लास 9th SST। तो उसमें आप क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज आपको 9 चैप्टर के जैसे जैसे यहाँ पे हम समझेंगे एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं वहां अपलोड करती जाऊंगी। ओके, इसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही होगा, थोड़ी बहुत समरी देख लेंगे इसकी, बाकी हर चैप्टर का रिविजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन उस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। एंड इफ यू वांट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया नोट्स वगैरह में सारी चीजें डिटेल में आपको दी गई है ना, सारे क्वेश्चन की स्टडीज वगैरह, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर से मेन जो आपकी पढ़ाई है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।